अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, अभी जो टाइम हुआ है 6:37, तो आई थिंक अभी हम पहले नमाज की पहले ब्रेक कर लेते हैं ताकि एक बार सेशन जो है फ्लो के अंदर गो थ्रू चलता रहे। तो आई थिंक अभी 15 मिनट्स की नमाज ब्रेक कर लेते हैं और 6:55 के ऊपर हम वापस ज्वाइन कर लेते हैं। तब जाके जो है ऑलमोस्ट ये आप क्या सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा 6:50 या 10-15 मिनट्स के बाद शुरू करें, या अभी अजान की ब्रेक कर लें? चलें, ओके, बिल्कुल सही है। अभी हम नमाज की ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद अभी हम जो है 6:55 के ऊपर जो है हम, यस, 6:55 6:50 पे वापस ज्वाइन करते हैं। 6:50 पे ज्वाइन होना शुरू करेंगे, 6:55 पे सेशन शुरू कर लेंगे ताकि सारे इजीली कंफर्टेबली नमाज पढ़ लें। ठीक है, चलें, अभी हम नमाज की ब्रेक पे कर रहे हैं और 6:55 पे वी विल गाइस ज्वाइन यू अगेन।
अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आई थिंक सब लोग नमाज ब्रेक से वापस आ चुके होंगे। So should we start the session? Okay. अच्छा जी, आज का हमारा सेशन है विद होल्डिंग टैक्स पे। तो जो विद होल्डिंग टैक्स होता है ये बेसिकली डिडक्टेड एट सोर्स होता है। आप इसको ऐसे समझ लें कि जिस तरह आपको सैलरी मिलती है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, अगर वो टैक्सेबल होती है तो उसके अंदर से जो आपका एम्प्लॉयर है वो अपना टैक्स, आपका टैक्स डिडक्ट करके आपके बिहाफ पे एफबीआर को सबमिट करवाता है और जो बाकी बैलेंस सैलरी होती है वो आपको पे करता है। लाइकवाइज अगर आपको बैंक से प्रॉफिट मिलता है वो भी आपका विद होल्डिंग टैक्स, उसमें से भी आपका विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है। रिसेंटली उन्होंने इसकी स्लैब्स जो है कुछ हाई की हैं, अप टू 5 मिलियन आई थिंक 15% कर दिए इन्होंने बैंक ने डिडक्शन रेट। इस तरह आपकी जो मोटर व्हीकल होती है उसकी रजिस्ट्रेशन पे और उसका भी फिर आपका एनुअल जो टोकन टैक्स होता है उसमें भी एक सर्टेन अमाउंट होती है विद होल्डिंग टैक्स की। जो आप लोगों को आता है डिविडेंड, उसमें से भी किसी पे 7.5% डिडक्ट होता है विद होल्डिंग टैक्स, किसी पे 10%, किसी पे 15%। उसके अंदर भी फाइलर और नॉन फाइलर या एक्टिव और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर का जो है वो होता है सिलसिला कार। अच्छा, अब हम इसके बाद चलते हैं सिकंदर की तरफ। वो आपके साथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ओवर टू यू सिकंदर। थैंक यू फरूक। Sorry guys to interrupt you, but I want feedback from your side कि last session कैसे गुजरा। Okay. अस्सलाम वालेकुम, it's Hafiz Suleiman। जैसे कि हमने पहले इनकम टैक्स के ऊपर बात की थी, इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो उसका थोड़ा फीडबैक हमें बताएं कि वो सेशंस यूजफुल थे आपके लिए। माइक स्पीकर में can you hear me clearly? ओके, तो मुझे सिर्फ फीडबैक चाहिए था कि लास्ट सेशन आपके लिए यूजफुल था। ओके, गुड इनफ। अच्छा, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं बड़ा हॉट टॉपिक है, बिकॉज एम्प्लॉयर्स को सबसे ज्यादा इस टॉपिक के ऊपर या इस स्किल के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न्स होते हैं कि आप विद होल्डिंग करें, क्योंकि ये उनकी डेली प्रैक्टिसेस में शामिल होते हैं। जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स ईयरली फाइल होता है, जबकि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो मंथली और क्वार्टरली अब सबमिशन उसकी जाती है। इसके साथ साथ आपको डेली बेसिस के ऊपर चलान्स क्रिएट करने होते हैं और विद होल्डिंग करनी होती है अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। उसके लिए डिफरेंट रेट्स अप्लाई किए जाते हैं।
सो इसको मतलब आप ये समझे कि ये काफी हॉट टॉपिक है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपकी काफी इंक्रीज करेगा। तो द सेशन विल बी कंडक्टेड बाय सिकंदर इश्तियाक and I'm glad to hand it over to him. Hope you will enjoy the session today as well. Thank you, Abhi sir. Acha guys, so before starting the topic, I just want to check your knowledge about withholding taxes. तो आपको क्या अंडरस्टैंडिंग लगती है कि विदहोल्डिंग टैक्सेस से क्या मुराद है, कि किसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, या थोड़ा सा एक तो ब्रीफ आप मुझे दे सकते हैं कि आपको क्या अंडरस्टैंडिंग लगती है? जी मुमीन, आपका वो बात क्लियर है? withholding tax is a type of tax which is taken in advance. बिल्कुल सही उस्मान खालिद, advance tax deducted by payer मुबीन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टैक्स जी बिल्कुल, आप सब बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये एडवांस में कलेक्ट भी किया जाता है और इसकी दूसरी नेचर ये है कि आपका फ्रॉम पेमेंट एट सोर्स डिडक्ट भी होता है। अच्छा, इसके अंदर इससे बिफोर गोइंग इन डिटेल पहले हम इसकी बात करते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्सेस है क्या, किसकी क्यों जरूरत पड़ी कि विदहोल्डिंग गवर्नमेंट साल के एंड में भी जाके आपसे टैक्स ले सकती है, विदहोल्डिंग टैक्सेस ही क्यों? विदहोल्डिंग टैक्स बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट की, आपको पता है, एक इनकम स्ट्रीम भी है, वो भी स्मूथ रहती है और ऊपर से आपके बॉर्डर्स जो हैं वो लिमिट नहीं आप लगा सकते, आपने सारी दुनिया के साथ डील करना है। तो आपने जब बिजनेस करना बाकी कंट्रीज के, यूके, यूएस, उसके जब कंपनीज आपके पास आएंगी, वो आपसे बिजनेस करेंगी, तो उनकी आप अगर विदहोल्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं तो वो उनके कंट्री में जाके वापस एडजस्ट होनी चाहिए। तो आपके पास ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए जो कि उस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करे कि वो जो उनका टैक्स आपने यहाँ पे काटा है वो अमेरिका में अपना एडजस्ट करवा लें। उसके लिए गवर्नमेंट डबल टैक्स ट्रीटीज करती है कंट्रीज के साथ। पाकिस्तान में रह के आप अगर डील करते हैं तो आप जो है या तो पेमेंट जब किसी को करते हैं आपको विदहोल्डिंग करके करते हैं, या आप जब किसी को कुछ ऐसे बिजनेसेस जिनको अलाउ है कि वो एडवांस टैक्स इंक्लूड करके अपनी इनवॉइसिंग करते हैं, तो एक मैकेनिज्म, एक साइकिल चलता रहता है कैश इनफ्लो आउटफ्लो का। तो बेसिकली जो पूरे अभी हमारी डिस्कशन रहेगी उसमें जो भी हम बात करेंगे कि विदहोल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डिफरेंट रिजीम्स, मेन सेक्शंस, आपके साथ आपको टैक्स कार्ड एक शो करवाएंगे कि जो बेसिकली यूज होता है विदहोल्डिंग के लिए, विदहोल्डिंग टैक्स जमा करवाने के लिए चालान कैसे जनरेट होता है, उसकी स्टेटमेंट कैसे फाइल होती है, उसकी एक उसके स्टेप्स भी आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा कि किस तरह सिस्टम में आप उसको फाइल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद विदहोल्डिंग टैक्सेस एंड इट्स कॉन्सेप्ट। एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन जो जिसको बाय लॉ ऑथराइज किया गया है उसको ने विदहोल्डिंग करनी है ऑन बिहाफ ऑफ पेई, और उसका टैक्स गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाना है कि आपने पेई जो इनकम का रिसिपिएंट है उसमें से उसको पे करते हुए विदहोल्ड करके उसका टैक्स आपने जमा करवा देना है। जब आपने ये नॉर्मली किन मेन हेड्स में होती है, आप जब नॉर्मली आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो और कुछ एफिलिएट्स हैं, कुछ हो सकता है माशाल्लाह आप में से जॉब होल्ड कर रहे होंगे तो उनको नॉलेज होगी, मगर जो जिनको नहीं नॉलेज उनके लिए बताना चाहूँगा मेनली जो विदहोल्डिंग टैक्सेस जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो डे टू डे रूटीन में आपको यूज होती है वो क्या है। आज ये मेन 8 कैटेगरीज हैं, इसके अलावा तो
बेतहाशा कैटेगरी है जिसपे विदहोल्डिंग होती है, मगर 8 कैटेगरी जिसमें रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में विदहोल्डिंग हो रही होती है। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स, आप कोई भी चीजें सेल करें, सर्विसेज दें, कोई आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसकी जब आप सर्विसेज या डिलीवरेबल्स प्रोवाइड करते हैं उस पर विदहोल्डिंग होती है। सैलरीज आपको जो मिलती हैं विदहोल्ड होके मिलती हैं, उस पर टैक्स डिडक्शन हुई होती करता है एम्प्लॉयर। रेंट है, एक्सपोर्ट्स हैं, प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, सब पे विदहोल्डिंग होती है। नॉर्मल ये रूटीन ट्रांजैक्शन है जिसपे आप जब बिजनेस कोई किसी भी नेचर करेंगे तो आपको इनसे रूटीन रेगुलर ये ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। सो अब विदहोल्डिंग टैक्स जो बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो आपने पहले सेशन अटेंड किए हैं, बेसिकली उसी में ही इसकी सारी डिटेल मौजूद है। वहां से जो किस नेचर ऑफ बिजनेस में कितनी विदहोल्डिंग होती है या उस हवाले से क्या क्या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे होती है वो वहां पर डिटेल है। जो बेसिक आपका जो स्ट्रक्चर है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्सेस है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में है, उसकी बेसिकली दो तरह की नेचर की ट्रांजैक्शन है उसमें, एक है परमानेंट और एक ट्रांजिशनल। परमानेंट नेचर की ट्रांजैक्शंस, परमानेंट विदहोल्डिंग टैक्सेस वो है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में इंट्रोड्यूस की करवाए गए, जितनी क्लॉजेज इंट्रोड्यूस कराई गई वो परमानेंट है। उससे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 था जिसको रिवोक करके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इंट्रोड्यूस कराया गया। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 की वो क्लॉजेस जो कि कंटिन्यू रही इस ऑर्डिनेंस में, ये कैरी फॉरवर्ड रही, वो है ट्रांजिशनल। इसके मुराद ये है कि जो उनका पर्पस ये था, उनका गवर्नमेंट का तब 2001 में ये प्लान था कि ये ट्रांजिशनल नेचर की ट्रांजैक्शन जो है इनको गोइंग फॉरवर्ड हम वो कर देंगे, जैसे सिस्टम स्टैब्लिश होगा, जैसे इनकम के ऊपर सारा सिस्टम ऑटोमेट होगा, इनकम ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू कैलकुलेट होंगी, लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटीज डिस्चार्ज होंगी, तो ये ट्रांजिशनल नेचर की क्लॉजेस खत्म होती जाएंगी। मगर 19 साल गुजर चुके हैं तो अभी तक वो क्लॉजेस तो वहीं की वहीं मौजूद हैं, इवन के उस नेचर की मजीद क्लॉजेस इसमें ऐड ऑन होती जा रही हैं। आप सबने यूके टैक्स लॉ पढ़ा हुआ है या कुछ पढ़ रहे होंगे, तो आप बता सकते हैं यूके के अंदर भी विदहोल्डिंग टैक्सेस का कॉन्सेप्ट मौजूद है? वैट नहीं, नहीं उस्मान, वैट नहीं जी, पे टैक्स बिल्कुल, पे एज यू अर्न। अब जैसे पे एज यू अर्न का भी कॉन्सेप्ट है, वहां पे एज यू गो का भी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। बिल्कुल आप सब सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये पे का कॉन्सेप्ट वहां पे मौजूद है यूके के अंदर, इस तरह यूएस के अंदर, इंडिया के अंदर, हर जगह ये विदहोल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है। इसकी रीजन क्या है कि क्यों गवर्नमेंट क्यों विदहोल्डिंग टैक्स का लॉ इंट्रोड्यूस करवा रही है? हर डेवलप कंट्री में, अंडर डेवलप कंट्रीज आपको नजर आएगा हर तरफ विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं। इसकी क्या रीजन है? इसकी मेनली बात की जाए अगर पाकिस्तान के तनाजुर में तो 5 रीजन। एक कॉन्टिन्यूस रेवेन्यू जनरेशन, गवर्नमेंट के पूरा साल आपको पता है उन्होंने खर्चे भी करने हैं, तो उसके लिए उनको अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम स्मूथ चाहिए, तो वहां पे उनको विदहोल्डिंग टैक्सेस मंथली बेसिस पे एक लार्ज चंक वो इकट्ठा होता रहता है जिसको वो यूटिलाइज करते हैं अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, तो वहां पे उनकी रेवेन्यू स्ट्रीमलाइन हो जाती है। दूसरा, गवर्नमेंट की कॉस्ट बहुत मिनिमम है, बिकॉज जो सर्विसेज प्रोवाइडर है और जो पेयर है वो आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे, विदहोल्ड टैक्स विदहोल्ड करके गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवा देंगे, गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट बहुत मिनिमम होती है, तो उनकी कॉस्ट डेफिनेटली इस सारे सिनेरियो में बहुत मिनिमम हो जाती है। मैनेजमेंट कॉस्ट, रिड्यूस टैक्स एविजन, डेफिनेटली जब रिसिपिएंट ऑफ इनकम जो है उसका टैक्स पेयर जमा करवा रहा है, तो रिसिपिएंट ऑफ इनकम ज्यादा रिस्क उसका है कि वो अपनी इनकम को कंसील कर सकता है, तो वहां पे उसके लिए रूम काफी कम हो जाता है टैक्स एविजन का। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी
कि एक जो गवर्नमेंट का FBR का एक मेन पर्पस है कि सारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो, वो ऑटोमेटिकली जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ही उनका इस पर्पस फुलफिल करने की तरफ एक अपना इस सिस्टम के थ्रू सारा डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ उनका पर्पस फुलफिल कर रही होती है। मिनिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ टैक्स अथॉरिटीज, क्योंकि आपने जो एक बायर है और पेयर है, उन्होंने आपस में ट्रांजैक्शन की, टैक्स विदहोल्ड किया और बैंक में जाके जमा करवा दिया, आपकी टैक्स अथॉरिटीज के साथ कोई इंटरेक्शन हुई ही नहीं, तो आप ये मेन मैनेजमेंट कॉस्ट भी इनकी सेव हुई। सो इसके साथ साथ मगर इसका एक सर्टेन ड्रॉबैक्स भी आपको डेफिनेटली हर सिस्टम के साथ आती हैं कि आपके डबल टैक्सेशन, आपको क्या लगता है कैसे डबल टैक्सेशन हो सकती है? Meanwhile, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। सुमेरा खालिद एक्सप्लेन दैट प्रॉफिट ऑन डेट पर टैक्स होता है। बिल्कुल सुमेरा, प्रॉफिट ऑन डेट पर टैक्स होता है। मोहम्मद जिशान, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन GST एंड विदहोल्डिंग टैक्स? जिशान, सेल टैक्स तो आपकी सप्लाईज या सर्विसेज पे लगता है ना, वो उसका विदहोल्डिंग, उसके ऊपर फर्दर विदहोल्डिंग एक हो जाती है। आपका मतलब ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट है इसका कॉन्सेप्ट है कि विदहोल्डिंग तो एक जो आपकी ग्रॉस अमाउंट मतलब GST इंक्लूसिव अमाउंट होती है उस पर विदहोल्डिंग हो जाती है। जो और इसके अलावा और जो मजीद इसमें GST के ऊपर भी विदहोल्डिंग होती है और इनकम टैक्स की होल्डिंग दोनों ही हो जाती है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। मुबीन आपको चले, इसमें बेसिकली जो डबल टैक्सेशन जो होती है इस तनाजुर में हो जाती है कि डबल टैक्सेशन आप देखें, आपने जब विदहोल्डिंग की और पे कर दी, ये रेगुलर प्रोसेस है, डिफरेंट नेचर की ट्रांजैक्शन है, डिफरेंट विदहोल्डिंग के रूल्स हैं। आपको जब विदहोल्डिंग टैक्स कार्ड व्यू करूंगा, अराउंड मोर देन 236 विदहोल्डिंग की टाइप्स है डिफरेंट हेड्स में जो होती है। बिलफर्ज जो विदहोल्डिंग एजेंट है वो अगर पेमेंट करते हुए विदहोल्डिंग नहीं करता तो उसने तो अपनी वैसे भी एक सालाना एक इनकम टैक्स रिटर्न जमा करानी है, इनकम टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। जब वो अगर तो उसने वो तो वहां पे टैक्स पे कर दिया जो उसकी पूरे साल की इनकम है, मगर अगर वो विदहोल्डिंग नहीं करता तो FBR टैक्स अथॉरिटीज कहती है कि आपने विदहोल्डिंग नहीं की तो जो रिसिपिएंट ऑफ इनकम है उसका टैक्स भी आप ही पे करें, तो आपको सेक्शन 44 का नोटिस इशू हो जाएंगे। तो उनकी कोशिश होती है बजाय इसके रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज को उस पे फोकस करें, उसके फॉलो अप करें कि वो टैक्स जमा करें, वो पेयर ऑफ सर्विसेज जिसने पेमेंट की है उस पे फोकस कर लेते हैं कि वो अपनी जाके उस जो उसने टैक्स विदहोल्डिंग की ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की वो पूरी करे, वो वहां पे उसके बिहाफ पे टैक्स वो जमा करवा दे। चले आप व्हेन वी हैव बिल्कुल एग्जैक्टली जी मुबीन, इट्स अ सॉर्ट ऑफ पेनल्टी। आगे जाके आपको डिफरेंट इसकी पेनल्टीज भी अभी अगली स्लाइड में आपको दिखाते हैं किस कैटेगरी कितनी आपकी पेनल्टीज और सर चार्जेस लगते हैं। जी फैसल, आपने सेल टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट पे विदहोल्डिंग करनी होती है, ग्रॉस अमाउंट पे विदहोल्डिंग होती है। मुर्तजा हुसैनी, नॉट अंडरस्टैंडिंग विदहोल्डिंग टैक्स। मुर्तजा, विदहोल्डिंग का बड़ा सादा सा एक अगर आप मतलब लें, आपने किसी से चीज ली, आप अगर विदहोल्डिंग एजेंट लाइक आप
कॉर्पोरेट एंटिटी आपको एनटीएन होल्डर है आपका, अगर दूसरे के डिफरेंट और भी क्राइटेरिया है कि अगर आपका वो 10 मिलियन से टर्नओवर ज्यादा हो तो आपको टैक्स विद होल्डिंग एजेंट आप बन जाते हैं। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट, कीपिंग इट सिंपल, कि आप एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, आपने एक किसी से गुड्स परचेज किए हैं, तो आपने जब उसको पेमेंट करनी है आपने उसमें से टैक्स विद होल्ड करके उसको पेमेंट करनी है और वो टैक्स आपने गवर्नमेंट में जमा करा देना। आगे आपको एक चार्ट के थ्रू मैं बड़ी सिंपल अंदाज में आपको इसको शो भी कर देता हूँ। अच्छा, आप के मजीद कोई क्वेश्चन हैं तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फॉर दैट आई विल हैंड ओवर टू फारूक, ही विल प्रोवाइड यू फॉर द इनपुट। जी फारूक। जी थैंक यू सिकंदर। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? सबको कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? ओके थैंक यू। अच्छा जी, क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। कहाँ से? अच्छा जी, अच्छा सबसे पहले ये है क्वेश्चन इसका मुर्तजा सैनी का, नॉट अंडरस्टैंडिंग विद होल्डिंग टैक्स। देखिए मुर्तजा, तीन चीजें हैं जो अगर आप देखिए, तीन मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं जो एप्लीकेबल होती हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले सप्लाई ऑफ गुड्स पे, ताकि सबके लिए समझना आसान हो। आप कोई चीज मार्केट से बाय करते हैं, किसी कंपनी से बाय करते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस है 100 रुपीज। अगर आप उसके ऊपर सेल्स टैक्स ऐड करेंगे, दैट वुड बी ऑफ 117। ये हो गया सेल्स टैक्स का एडिशन। अच्छा, उसके बाद अगर आप उसका विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करेंगे, जो कि अंडर सेक्शन 153 आता है आपका 4.5% पे, जो उसके अंदर 4.5% लेस करेंगे, वो 4.5% विद होल्डिंग टैक्स होगा, और वो आप उसके बिहाफ पर गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। ठीक है, जो आपका सेल्स टैक्स है, जो आपने 17 रुपीज उसको एक्स्ट्रा पे किया अगेंस्ट सेल्स टैक्स, वो जब आप अपनी सेल्स करेंगे अप टू 90%, आप उसको उसके अगेंस्ट नेट ऑफ कर सकते हैं। होप आई हैव आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी मुबीन अख्तर, ऑलरेडी इट्स लाइक पेनल्टी चार्ज फ्रॉम डिफॉल्टर ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट, विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये पेनल्टी चार्ज है, ये बिल्कुल पेनल्टी चार्ज नहीं है। बेसिकली होता क्या है, अगर एक बिजनेस है और सप्लाई ऑफ गुड्स का, या ट्रेडिंग बिजनेस है, वो गुड्स सप्लाई कर रहा है और उसका हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 4.5% के हिसाब से टैक्स विदहेल्ड हो रहा है फ्रॉम हिज कस्टमर्स। अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी, डेट वुड बी हायर ऑफ मिनिमम टैक्स, जिस तरह के आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाले सेशन में देखा, एंड जो उसका बिजनेस टैक्स का स्लैब होगा, उन दोनों में से जहां पे भी उसकी टैक्स लाइबिलिटी हायर होगी, वो उसको डिक्लेयर होगी कि ये उसकी टैक्स लाइबिलिटी है। अच्छा, उसके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकली 1000 रुपीज, जबकि ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ ईयर, ड्यूरिंग द टाइम उसका जो टैक्स विदहेल्ड हो गया अगेंस्ट हिज कस्टमर्स, वो हो गया फॉर एग्जाम्पल 800 रुपीज का। तो जो वो विद होल्डिंग टैक्स है 800 रुपीज का, डेट वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट इट्स टैक्स लाइबिलिटी, सो द पर्सन हैज टू पे 200 rupees more tax to settle down its annual income tax liability। अच्छा, अगर हम इसको दूसरी तरह देखते हैं कि एक बंदे की, एक बिजनेस की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कल कंप्यूट हुई 800 रुपीज, जबकि जो उसका टैक्स विदहेल्ड हुआ था वो हुआ था 1000 रुपीज,
तो जब आप उसको एट द ईयर एंड नेट ऑफ करेंगे तो जो वो 200 रुपीज का बैलेंस है वो उसका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अप टू द 5 इयर्स, 5 साल तक वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और उसका रिफंड भी क्लेम कर सकता है। अच्छा, होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अच्छा जी, उसके बाद आ गया आपका नीड टू चेक व्हाइल डिडक्टिंग कैन वी इंक्लूड सेल्स टैक्स एंड एडवांस इनकम टैक्स इन द कैलकुलेशन। Need to check while deducting withholding tax can, yes we have to include, as हम sales tax जो है अगले को पे कर रहे हैं, अगली पार्टी को हम 17% एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, that also has a percentage of its income और उसके ऊपर भी आप withholding tax डिडक्ट करेंगे। वर्दा आई होप आपको समझ आ गई होगी, मैंने ऊपर काफी डिटेल में आंसर दे दिया है। अच्छा जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन withholding tax एंड सेल्स टैक्स, आई होप मैंने आपका भी आंसर दे दिया है अर्शिया। अच्छा जी, डिड एडवांस टैक्स इज इंक्लूडेड, मोस्टली ये जो है ये अलग, जिस तरह सेल्स टैक्स आप ऐड करते हैं ये उस तरह ऑन द फेस ऑफ इनवॉइस ऐड नहीं होता, लेकिन ये इंक्लूड यही समझा जाता है जब भी आप कॉर्पोरेट में या इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में डील कर रहे होते हैं तो आप यही समझा जाता है कि जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हैं उसमें टैक्स का मार्जिन है। अच्छा, I have a question about withholding tax. Most of the suppliers stop supplying goods if we charge withholding tax from them. जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इमरान ज़िया, ये इस वजह से होता है क्योंकि वो अपने आप को टैक्स नेट में नहीं लाना चाह रहे होते, इस वजह से वो आपको सप्लाई जो है वो करना बंद कर देते हैं। उस्मान खालिद, इज विथहोल्डिंग एडजस्टेबल और रिफंडेबल इन पाकिस्तान? अब पर्सन अर्निंग, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपका रिफंडेबल होगा, लेकिन इसके लिए इसका एक काफी ज्यादा जो है मुश्किल प्रोसेस है रिफंड का और टाइम टेकिंग है। सो हमेशा यही एडवाइस किया जाता है कि आप एक दफा अपना अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट कर लें, उसके बाद एक ही दफा आप इसको रिफंड के लिए अप्लाई करें। In section 44 only specific to notices of withholding tax or for other notices also। देखें जो अपना मोहसिन सिद्दीक, जो सेक्शन 44 है इसके अलावा भी आते हैं जिसमें आपका 161(2)(05) का जो है वो अक्सर ही नोटिस आ रहा होता है बिजनेसेस को, इसका जो विथहोल्डिंग टैक्स का। People also explain in Finance Act 2019 and 20 the engineering services inserted under the section 153 and reduced rate applies. How can we identify engineering services? Is there any definition which clarifies the position in a general view? Every technical service is an engineering service. Well, Zishan Amir, आपको इसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंसल्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सेशन बिल्कुल जेनेरिक है, हम किसी इंडस्ट्री या किसी इसको स्पेसिफिक करके नहीं चल रहे, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो कंसल्ट करना पड़ेगा। दैट विल प्रोवाइड यू द बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग बैक टू सिकंदर, he will continue the session from here onward and I will be back with you for the question answer session. Thank you very much. So guys, अभी हम आगे withholding taxes पे जैसे गोइंग फॉरवर्ड अभी हम स्लैश पे आएंगे, आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। जो आपका 152 ऊपर एक क्वेश्चन था जिसका 152 सेक्शन के ऊपर वो नॉन रेजिडेंट से पर्टेन करता है, वो भी आपको डिटेल में उसका टैक्स कार्ड से आपको वेरिफिकेशन करवाएंगे कितनी उसकी डिटेल में कितनी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है। ओके, अब बात करते हैं विथहोल्डिंग एजेंट की ड्यूटीज। विथहोल्डिंग एजेंट्स की क्या ड्यूटीज है? आपने एज अ विथहोल्डिंग एजेंट आपने मेनली 3 आपकी ड्यूटीज होती हैं कि आपने जब पेमेंट करनी है तो आपने करेक्ट रेट पे करनी है, दूसरा उस जो रेट प्रिस्क्राइब है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। गोइंग फॉरवर्ड आपको मैं एक टैक्स कार्ड भी शो करूंगा जिसके अंदर एफडीआर का टैक्स कार्ड है जिसके अंदर सारी डिटेल मौजूद है किस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या रेट लगता है, और आपने वेरीफाई करना है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से उसका स्टेटस क्या इधर ही इज एक्टिव टैक्स पेयर और नॉट। अगर तो उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो उसका टैक्स रेट 100% इंक्रीज कर जाता है जो एटीएल में जिन पार्टिसिपेंट्स का नाम होता है। सो आप
दूसरा उसका टाइम ऑफ डिपॉजिट। टाइम ऑफ डिपॉजिट है कि इन केस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, अगर आपके गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की विथ होल्डिंग करते हैं तो आपने वो टैक्स उसी दिन जमा करवाना है। और अगर अदर देन फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच वीक एंडिंग ऑन एवरी संडे। लाइक आपने आज थर्सडे है, आपने आज किसी की पेमेंट विद होल्डिंग की है तो ये भी खत्म हुआ संडे, उसके अगले हफ्ते के खत्म होने तक आपने विद होल्डिंग टैक्स जमा करवाना है। नॉर्मली रूल ऑफ थंब एक 15 days का यूज होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कि जब आपने पेमेंट की 15 दिन के अंदर आप टैक्स उसका जमा करवा दें। ये अब और तीसरी उसकी ड्यूटी है विद होल्डिंग एजेंट की विद होल्डिंग स्टेटमेंट की, जो यहाँ पे भी क्वेश्चन भी था विद होल्डिंग स्टेटमेंट को कौन सी फाइल करनी होती है। विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो विद होल्डिंग एजेंट ने फाइल करनी होती है अंडर सेक्शन 165 और 149 फाइल करनी थी। 149 की स्टेटमेंट साल में एक बार फाइल होती है, ये बेसिकली सैलरी से पर्टेन करती है, आपने सैलरी कितनी पे की, उस पर कितनी विद होल्डिंग की, इसकी एनुअल स्टेटमेंट सेक्शन 149 की आपने जुलाई में सबमिट करानी होती है, इसकी नॉर्मल ड्यू डेट 31 जुलाई होती है। और दूसरी है विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो मेन पढ़ने हैं, विद होल्डिंग स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165। विद होल्डिंग स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165 अभी जो फाइनेंस एक्ट 2020 आया है इसके अंदर क्वार्टरली स्टेटमेंट की कंपल्शन इंट्रोड्यूस करवाई गई है। पिछले साल ये बाई एनुअल थी, लाइक 6 months की आपको स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती थी। अब फ्रॉम जुलाई 2020 आपको क्वार्टरली फाइल करनी है। लाइक फॉर फर्स्ट क्वार्टर जो 30 सितंबर को खत्म होगा उसकी 20 अक्टूबर को होगी। इस तरह जो दिसंबर में खत्म होगा सेकंड क्वार्टर उसकी 20, फिर जब भी क्वार्टर क्लोज होगा उसके नेक्स्ट 20 days के अंदर आपको विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है। विद होल्डिंग स्टेटमेंट कैसे करनी है फाइल, वो जो है आपको आगे पूरा प्रोसेस उसका शो करवाएंगे इन डिटेल, आपको स्टेप वाइज भी और एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के तहत भी आपको विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करने का एक प्रोसेस बताएंगे। अब विद होल्डिंग टैक्स जो है यहाँ पे क्वेश्चन था कि हर पेमेंट में करना है, उसकी सर्टेन एग्जेम्पशंस हैं। बट बिफोर गोइंग इनटू एग्जेम्पशन मैं आपको दो चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जो लॉ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसमें विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से दो लैंग्वेज यूज की गई है, एक डिडक्शन ऑफ टैक्स और एक कलेक्शन ऑफ टैक्स। अब इनमें फर्क क्या है? लॉ कहता है कि आपने जब जिस तरह आपने पेमेंट की तो आपने लाइक गुड्स ली सर्विसेज ली, आपने टैक्स विद होल्ड करके उसको पेमेंट कर दी और विद होल्ड जो आपने टैक्स किया हुआ है वो आपने जमा करा देना, ये तो विद होल्डिंग। लॉ के कुछ सेक्शन है वो कहते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स। लाइक कुछ इंडस्ट्रीज कुछ सर्विस प्रोवाइडर बाय लॉ उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने अपनी कॉस्ट में एडवांस टैक्स शामिल करके बिल करना है, वो अपनी इनवॉइस के अंदर एडवांस टैक्स आपको चार्ज करेंगे और कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे। तो ये लॉ के अंदर बेसिक दो तरह से इसकी सेग्रीगेशन है। सो विद होल्डिंग टैक्स की एग्जेम्पशंस क्या है कि आप जब सेल इंपोर्टेड आइटम्स जब आप सेल करते हैं तो आपने जो इंपोर्ट स्टेज पे एडवांस टैक्स पे कर चुके होते हैं, इसलिए आप जब उस पार्टी को पेमेंट करेंगे तो आप विद होल्डिंग नहीं करेंगे। लाइक आपने लैपटॉप लिया, आपने HP का लैपटॉप लिया एक ऑथराइज डीलर से, वो अगर आपको जब इनवॉइस करेगा तो आप देखेंगे वो नॉर्मल 60 सर्टिफिकेट लगाएगा जिसमें वो अंडरटेकिंग देगा कि मैंने ये गुड्स ये लैपटॉप एज अ कमर्शियल इंपोर्टर इंपोर्ट किया है, ये इसका इनकम टैक्स और सेल टैक्स एट इंपोर्ट स्टेज मैंने पे कर दिया है। नॉर्मली जो एक बेस्ट प्रैक्टिस में आता है कि वो साथ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाता है, लाइक GD उसके बिल ऑफ लेडिंग वो उसमें से प्राइस को रिमूव कर देते हैं और वो भी साथ लगाते हैं टू असर्टन कि ये हमने इंपोर्ट किया है, लेजिटिमेट इंपोर्ट्स की हैं। दूसरा पेमेंट टू सर्टेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट के सब इंस्टीट्यूशंस को नहीं, सर्टेन इंस्टीट्यूशंस को आप जब पेमेंट करेंगे तो आपने विद होल्डिंग नहीं करनी। लाइक आप एक्साइज एंड टैक्सेशन को फी पे कर रहे हैं और आप प्रोफेशनल टैक्स जो आप एनुअल वो पे करते हैं, आपने विद होल्डिंग नहीं करनी है। मगर अदर देन दैट अगर आप जाते हैं नेपरा
जो पावर रेगुलेटर है उसको पेमेंट कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, मगर आप वहाँ पे विद होल्डिंग करेंगे। सो ये इट डिफर्स विद एंटिटी टू एंटिटी। अगर आप किसी एक बंदे से पूरे साल पे 75,000 रुपए तक की 75,000 तक की आप अगर गुड्स परचेज करते हैं तो आपको विद होल्डिंग नहीं करनी उसकी। अगेन मैं इसको रिपीट कर दूं, एक रजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप 75,000 की पूरे एक फिस्कल ईयर में परचेजेस करते हैं तो आप उस पर विद होल्डिंग नहीं करते। दूसरा, अगर आप सर्विसेज के केस में ये थ्रेशोल्ड 30,000 का है पूरे साल में। अब जो पर्सन जिनका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं है, उनके लिए लॉ कहता है, उनका एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उनका जो रेट है विद होल्डिंग का वो 100% इंक्रीज कर जाता है। लाइक अगर आप रजिस्टर्ड एक्टिव टैक्स पेयर में एक्टिव सप्लायर है, उसका गुड्स पे सेल 4.5% है, तो वहां पे जाके जो जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है उसके लिए वो रेट 9% हो जाएगा। आपको अभी जितनी भी अभी बात हुई है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, तो आपको मैं एक दिखा देता हूँ कहाँ से आप वेरीफाई करते हैं कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट से either the party is on active tax bill list or not। ये e.fbr, ये FBR की साइट है e.fbr.gov। इस पे आप जाएंगे, सर्च टैक्स पेयर के टैब में जाकर आप एक्टिव टैक्स पेयर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप पार्टी का NTN डालेंगे, NTN विदाउट डैश। नॉर्मली आप देखेंगे पार्टीज का इस फॉर्म में NTN होता है, मगर आपने ये -9, ये डैश के बाद वाला डिजिट रिमूव कर देना, वो डालेंगे। आप डेट सेलेक्ट करेंगे और ये कैप्चा ये एंटर करेंगे तो वेरीफाई आपको हो जाएगा। यहाँ पे सिस्टम दिखा देगा कि ये एक्टिव है या नहीं है। मुर्तज़ा e.fbr.gov.pk। फैसल ये हाँ, ये अब डिपेंड करता है। अगर आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जो सैलरीड पर्सन है, उसका तो अपडेट होगा एनुअल बेसिस पे, उसने अपनी एनुअल इनकम टैक्स फाइल करेगा तो फॉर्म सब्सिक्वेंट ईयर वो एक्टिव ही रहेगा। जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं या AOPs हैं, उन्होंने जो अब लॉयर क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है, वो अगर फाइल करेंगे तो उस बेसिस पे उनका स्टेटस एक्टिव या इनएक्टिव का रहेगा। इसके अदर भी क्राइटेरियाज हैं कि अगर उनका कोई नोटिस लगा हुआ है, अगर वो किसी और हवाले से उनका कोई नॉन कंप्लायंस इशू चल रहा है तो उस बेसिस पे भी हो सकता है। मगर मेन रीजन क्राइटेरिया है, अगर आपके क्वेश्चन से मैं बात करूँ तो वो यही है। तो अगर आपको मजीद इसमें जानना हो तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो आपसे ग्रुप में भी एक शेयर किया, वहाँ पे आप विद होल्डिंग जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के सर्टेन क्राइटेरियाज हैं वो आप वहाँ पे गो थ्रू करें तो आपको एक मजीद इलैबोरेटिव डिटेल मिल जाएगी। जी मोहसिन, ये एक लॉ के अंदर क्राइटेरिया, एक तो विद होल्डिंग टैक्स एग्जेम्पशन के लिए आपको एक तो है कि सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आपको मिल जाएंगी, जो सेक्टर्स हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं। दूसरा, अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो आप कमिश्नर के पास जाके फाइल कर सकते हैं, तो बाय लॉ 15 दिन के अंदर कमिश्नर ने आपको विद होल्डिंग टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट इशू करना है। अदर देन दैट, अगर आपके पास NGO है या आपके पास सर्टेन सर्विसेज ऐसी हैं जो जिसका आपको उसके लिए कमिश्नर के पास स्पेसिफिकली एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, और जब कमिश्नर का ऑर्डर ग्रांट होता है तो उसके बाद आपको वो ऑर्डर अपने जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनसे आप या जिनको आप सर्विसेज बेसिकली देते हैं, तो उनको आपको अपनी इनवॉइस के साथ आपको देना होगा कि ये आप एग्जाम्प्ट हैं, तो उस पर विद होल्डिंग ना कीजिए आप। अच्छा, अब आगे बिफोर गोइंग इनटू विद होल्डिंग फर्दर, एक
थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा रिजीम्स के हवाले से। इनकम टैक्स में बेसिकली 3 तरह की रिजीम्स होती हैं। इनको हम आगे फर्दर जब इनकम टैक्स फाइलिंग पे जाएंगे तो आपको इन डिटेल इनकी कैलकुलेशंस वगैरह सारा आपको शो करेंगे। मगर बेसिकली क्या 3 रिजीम्स हैं, फाइनल टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स। नॉर्मल टैक्स पे पहले बात करते हैं। नॉर्मल टैक्स है कि आपने जिस तरह पहले सेशन में देखा कि इनकम्स के 5 हेड हैं। आपने वो इनकम अर्न की अपने ओन डिफरेंट सोर्सेज से, उसमें कुछ अलाउेबल एडजस्टमेंट्स हैं, आपने अलाउंसेज हैं वो एडजस्ट किए साल बाद, और आपकी जो लाइबिलिटी बनी साल के बाद आपने पे कर दी। इसमें नॉर्मली आपकी सैलरी आती है। एक जो मेन एग्जांपल, आप जो सैलरी अर्न करते हैं वो नॉर्मल टैक्स में आपने सैलरी पे आपकी विदहोल्डिंग हो रही होती है। आपने जो अलाउेबल एडजस्टमेंट्स आपने की, अलाउंसेज एडजस्ट की और लाइबिलिटी पे कर दी, नॉर्मल टैक्स है। फाइनल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम नॉर्मली अब तो वैसे खत्म हो गया है, मगर स्टिल लॉ के अंदर सर्टेन इसकी प्रोविजंस अवेलेबल है कि इसके अंदर जो फाइनल टैक्स रिजीम में ये होता है कि आपका एट सोर्स जो विथहोल्ड हो गया है वो फाइनल टैक्स है। उसके बाद आपको मजीद टैक्स नहीं जमा करवाना होता, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पे होता है। तो इसीलिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की आपकी के ऊपर एफबीआर की तरफ से कंपल्शन नहीं होती। लाइक आपने 4.5% टैक्स पे जो इन केस ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स फ्रॉम एओपी आपने जो विथहोल्डिंग की है जो 4.5%, वो एक फाइनल रिजीम में आती है। एक तीसरा एक है मिनिमम टैक्स, जो कि नया कॉन्सेप्ट आया। मिनिमम टैक्स होता है जहां पर नॉर्मल टैक्स जो आपने ये नॉर्मल टैक्स जो कैलकुलेट आपका बनता है वो मिनिमम टैक्स से कम होता है। लाइक आपने जो आपने आपका गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको विथहोल्डिंग हो रही है, मगर एट द एंड ऑफ द ईयर आपको अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी, जब आप अपने P&L बनाते हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आप कैलकुलेट करते हैं कि लाइक आपने जो है आपका टर्नओवर टैक्स कितना बनता था, आपका मैनेजमेंट अकाउंट्स के हिसाब से 17% की टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती थी, नेट प्रॉफिट के हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स 29% की क्या लाइबिलिटी बनती है, और विच एवर इज हाई आपको वो पे ऑफ करना पड़ता है। ये सारी ये कैलकुलेशन है जो कि अगले सेशन में आपको बड़ी इन डिटेल आपको स्क्रीन पे आपको शो कर पाएंगे हम। मगर विथहोल्डिंग टैक्स के हवाले से अभी इसलिए जरूरी है कि जब आप विथहोल्डिंग टैक्स काटेंगे तो किस हेड में आपने जमा करवाना है, इसलिए ये आपको थोड़ी इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। विथहोल्डिंग टैक्स के जिस तरह पहले जिक्र किया था फाइन्स और पेनल्टीज का, अगर तो आप विथहोल्डिंग टैक्स जो आपने डिडक्ट किया है वो आपने लेट जमा करवाया है या आपने विथहोल्डिंग की ही नहीं, तो उस पर पेनल्टी 40,000 की है या 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज हाई। और अगर आपने विथहोल्डिंग स्टेटमेंट नहीं फाइल की विद इन ड्यू डेट, जो कि पहले आपने देखा था हर क्वार्टर एंड होने के 20 दिन का टाइम है आपने विथहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है, अगर आप उसमें विथहोल्डिंग स्टेटमेंट नहीं फाइल करते तो इन दैट केस आपकी पेनल्टी 55,000 है। ये एक समराइज साइड फ्लो है। इन केस आपने आपने एक सप्लायर से गुड्स परचेज की, आप जो परचेजर है उसने जो पेमेंट की है 95.5% सप्लायर को की है, जो 4.5% है उसने एफबीआर में जमा करवा दिया है। ये जो बेसिकली विथहोल्डिंग है उसने सेक्शन 153 का इसका है जिसके अंदर जाके विथहोल्डिंग होती है, जो आगे आपके टैक्स कार्ड के अंदर आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें आपके पहले अब आप गोइंग फॉरवर्ड आपके पहले क्वेश्चंस कुछ है वो लिख लेते हैं। टैक्स पे so for the question I will hand over to Hafiz Sulman. So over to you, Hafiz sir. Thank you, Sikandar. So is my voice clear? Okay. Let's start from what is criteria to become withholding agents. देखें इसके बारे में जो है ना वो डिफरेंट
लॉ जो सा वो डिफाइन करता है कि यू विल बिकम विद होल्डिंग एजेंट, उसके सर्टेन क्राइटेरिया है। जैसे आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर हैं तो आप विद होल्डिंग एजेंट भी हैं। इसके साथ साथ उसने रेवेन्यू के ऊपर थ्रेश होल्ड लगाया जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर आपका रेवेन्यू जाता है तो आपने विद होल्डिंग करनी है। फिर आपके ऊपर सर्टेन एप्लीकेशन ऐसे भी हैं कि अगर आप एनजीओ हैं तो आप ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड अंडर 236 मतलब क्लॉज 36 सेक्शन 2 के अंडर रजिस्टर होते साथ ही आप विद होल्डिंग एजेंट बन जाते हैं। तो विद होल्डिंग एजेंट्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया लॉ में डिफाइन किए गए हैं, उनमें से मेजर जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। होप दिस विल आंसर योर क्वेश्चन मोहम्मद सफीर। On which basis active and non-active tax pay status is updated annual? अच्छा, जो एक्टिव टैक्स पे स्टेटस है ना फॉर इनकम टैक्स पर्पस वो एनुअल रिटर्न के ऊपर बेस करता है, और इसके साथ साथ जो एक्टिव टैक्स पे स्टेटस है फॉर सेल्स टैक्स वो बेस करता है आपकी मंथली सेल्स टैक्स की रिटर्न्स पे। सेल्स टैक्स के ऊपर जो हमारा सेशन है उसके अंदर ये सारी चीजें डिफाइन की जाएंगी आपको। ओके, व्हेन कंपनी के लिए विद होल्डिंग टैक्स के रेट्स जो हैं वो डिफरेंट है। अभी जब सिकंदर आपसे टैक्स कार्ड शेयर करेंगे तो उधर आपको थोड़ा नजर आएगा कि कंपनी के लिए विद होल्डिंग टैक्स कुछ डिफरेंट तरह से कुछ डिफरेंट रेट्स भी उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। मोहम्मद मोहसिन, योर क्वेश्चन इज इनिशियली वी आर सपोज्ड टू डिडक्ट 4.5% ओनली। अच्छा, यहाँ पे बात ऐसी है कि 4.5% जो है वो सेक्शन 153(1)(a) के अंडर है, सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके अंदर भी आगे सर्टेन लॉ जो है वो डिफाइन करता है कि अगर आपने इस तरह की सप्लाईज ऑफ गुड्स की हैं तो आपको ये वाला टैक्स नहीं ये लगेगा। वो भी जब टैक्स स्लैब आएंगी तो उधर आपको नजर आएगा कि डिफरेंट रेट्स अप्लाई होते हैं। मेजरली हम सेक्शन 153 के अंदर विद होल्डिंग कर रहे होते हैं, और इन विद होल्डिंग्स जो लोकली हम विद होल्ड करते हैं टैक्स, इसमें 3 तरह की चीजों के ऊपर हम विद होल्डिंग करते हैं। एक सप्लाई ऑफ गुड्स है जो सेक्शन 153(1)(a) में कवर होता है। सेक्शन 153(1)(b) में हम सर्विसेज को कवर करते हैं जो कि नॉर्मली 10% जेनेरिक रेट है, उसके भी रेट डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सर्विसेज। और तीसरी जो है 153(1)(b) उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर विद होल्डिंग करते हैं, उसके लिए भी डिफरेंट रेट्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं। सो वी नीड अ टैक्स कार्ड टू विद होल्ड टैक्स। और जब ये जो डिफरेंट फर्म्स हैं हमारी ये इशू करती हैं हर साल बजट के साथ अपने टैक्स कार्ड। इसके अलावा जो सबसे ऑथेंटिक टैक्स कार्ड है जो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे वो FBR के टैक्स कार्ड है जो अभी इसी सेशन का पार्ट भी है। ओके, राबिया शरीफ, राबिया राबिया, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, तो मुझे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम राबिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राबिया, आप दो चीजों को मिक्स कर रही हैं। बेसिकली जो सेल्स टैक्स है उसका नेचर जो है वो विद होल्डिंग का ही है। जो हम इस टाइम विद होल्डिंग की बात कर रहे हैं ना वो इनकम टैक्स विद होल्डिंग है। सेल्स टैक्स बेसिकली विद होल्डिंग ही है और हर केस में वो विद होल्डिंग ही रहता है, उसका बेसिक नेचर ही विद होल्डिंग है। फॉर एग्जांपल, आपका कस्टमर आपसे जब चीज परचेज करता है तो उसके ऊपर आप उसके लिए सेल्स टैक्स विद हेल्ड करते हैं, उससे टैक्स कलेक्ट करते हैं। बेसिकली ये डिडक्शन है उसकी, ये टैक्स लेके आप गवर्नमेंट को जमा करवा रहे होते हैं। इसके ऊपर आपका कोई राइट नहीं होता, ये गवर्नमेंट का टैक्स है जो आप अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। तो ये विद होल्डिंग बेसिक नेचर उसका विद होल्डिंग है। अब आप विद होल्डिंग इनकम टैक्स की जब बात करते हैं तो वो है जब आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, दैट ऑन सेल्स वो आपका आउट है, जो परचेज है वो आपका इन है। अब इन करते वक्त आप रेसिपिएंट ऑफ इनकम की बजाय इसके जो विद होल्डिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो रेसिपिएंट ऑफ इनकम है उसकी रिसीट से ना टैक्स लिया जाए, बल्कि जिससे वो अपना इनकम रिसीव कर रहा है ना, जो मतलब उसको पे कर रहा है उससे उसका टैक्स काट लिया जाए। इससे दो बेनिफिट होते हैं, एक वो टैक्स चोरी नहीं कर सकता, दूसरा उसका टैक्स प्रॉपर्ली सबमिट हुआ होगा, उसकी ट्रांजैक्शन हाइड नहीं हो सकती, और जो ये विद होल्डिंग एजेंट है ये बेसिकली उसके टैक्स का रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। एक तरह से तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये एक कह लें कि क्योंकि 99% हमारे जो पॉपुलेशन है वो अनरजिस्टर्ड है, तो ये एक तरह से उसके लिए वबाले जान बन जाता है।
एंड पे उसको रूल 44 का सामना करना पड़ता है। रूल 44 से काम शुरू होके उसके 161 पे जाता है, उसको अपनी सारी स्टेटमेंट्स देनी है, उसको अपने सप्लायर्स का, वेंडर्स का और इसके साथ कस्टमर्स का सारा रिकॉर्ड देना है। सो इट बिकम्स टू लॉन्ग फॉर विद होल्डिंग टैक्स। और एफबीआर को विद होल्डिंग टैक्स बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ज्यादातर रेवेन्यू कलेक्शन वहीं से हो रही होती है। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। What I've got from your answer is withholding tax basically sales tax ही extension है. Is that correct? नहीं, आप दो चीजों को फिर कंफ्यूज करेंगे। विद होल्डिंग इनकम टैक्स के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। सेल्स टैक्स इज आल्सो विद होल्डिंग बट नॉट इनकम साइड का, वो सेल्स का साइड का टैक्स है, ठीक है। तो सेल्स टैक्स की बेसिक नेचर विद होल्डिंग की ही है, बट हम जिस विद होल्डिंग की बात कर रहे हैं वो इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स की विद होल्डिंग ये है कि आपका जो टैक्स है, जो आपके कस्टमर्स हैं जिनसे आप पैसे रिसीव कर रहे हैं विद होल्डिंग इनकम टैक्स के केस में, वो आपका टैक्स काट काट के जमा करवाते जाएंगे एट द ईयर एंड। पहले होता ये था कि वो कुछ रिजीम फाइनल में फॉल करता था आपका विद होल्डिंग टैक्स, कुछ जो है वो आपका एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करता था। अब इन्होंने एफटीआर खत्म करके एमटीआर कर दिया। अब आपको उसमें से देखना है कि एनटीआर और एमटीआर में दोनों में से जो हायर ऑफ है वो पे करना है। जैसे सिकंदर ने भी पहले बताया था कि अगर आपने एमटीआर के अंडर 800 रुपया टैक्स जमा करवाया है और आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी 1000 रुपीज बन रही है, तो 200 का जो डिफरेंस है ये आप पे करेंगे। वाइस वर्सा अगर आपकी लाइबिलिटी जो है वो 750 रुपीज बनती है, तो 800 आपका मिनिमम टैक्स कंसीडर होगा, उसकी कोई एडजस्टमेंट या रिफंड आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू राबिया। ओके, फरजाद, जो सेल्स टैक्स की बात है वो हम सेल्स टैक्स के सेशन में करेंगे। अभी विद होल्डिंग इनकम टैक्स की बात हो रही है। सो काइंडली आप विद होल्डिंग इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को रेज करें। सेल्स टैक्स की जो क्यूरीज हैं वो अपने आप पास आप लिख रहे हैं। फारूक विल कंडक्ट द सेशन और आपके सारे जो कंसर्न्स हैं वो वहां पे सॉल्व किए जाएंगे इंशाल्लाह। Okay, fair enough. I'm handing over back to Sikandar to carry on the session. Thank you, guys. सो गाइस, आपकी जो एक विद होल्डिंग टैक्स के वाले से रेट्स के वाले से क्यूरीज आ रही हैं, तो ये आपको अभी आपको एड्रेस कर दूंगा। आपको ग्रुप में टैक्स कार्ड शेयर करूंगा, तो वहां से आपको टैक्स विद होल्डिंग टैक्सेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस नेचर ऑफ सर्विसेज की कितनी विद होल्डिंग होती है। सो एक टू सम इट अप कि आप जो एक सारा ट्रांजैक्शन जो विद होल्डिंग टैक्स की होती है कि आपने किसी को पेमेंट करनी है और जो टैक्स जमा कराना है, उसका बेसिकली 3 स्टेजेस है कि आपने पहली स्टेज है आपने पेमेंट की, पेमेंट करते हुए टैक्स विदहेल्ड किया जो एज पर एप्लीकेबल रेट था। लाइक आपने वेंडर का स्टेटस वगैरह देख लिया और आपने उस पे विद होल्डिंग कर ली। अब जो आपने विद होल्डिंग की है उसको जमा कैसे करवाना है, वो उसका एक चालान जनरेट करना है जिसको हम PSID कहते हैं, और उसको विद इन 15 डेज नॉर्मली, फिर आपको वंस अगेन कहना रूल ऑफ थंब है 15 डेज। नॉर्मली आपको जिस तरह पहले एक लॉ की लाइन बताई थी विद इन 7 डेज फ्रॉम द वीक एंडिंग इन विच द ट्रांजेक्शन हैज बीन अकर्ड, वो आपको वहां पे जमा करवाना है। और तीसरी स्टेज है आपने विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है। ये तो एक मोटी बात जो आपने ये स्टेप्स जो फॉलो करने हैं। तो आप जो है सबसे पहले जो विद होल्डिंग टैक्स है इसकी ये देखिएगा, जो सामने आपके टेबल है इसमें एक सेक्शंस लिखे हुए, सेक्शंस बेतहाशा हैं, जस्ट थोड़े से सेक्शन लिखे हैं। उसके आगे आपको बताया गया कि टैक्स किसने कलेक्ट करना है और किस टाइम पे करना है। लाइक सेक्शन 148 जो इंपोर्ट से डील करता है, वहां पर टैक्स कलेक्टर ऑफ कस्टम्स कलेक्ट करेगा और किस टाइम पे करेगा, जब आपकी गुड्स पोर्ट पे आएंगी, जब आपकी शिपमेंट्स आएंगी तो उस टाइम के ऊपर कस्टम ड्यूटी जब आपने पे करनी है तब आपका आपसे एडवांस टैक्स वो डिपॉजिट करवा लेगा।
दूसरा सेक्शन 149 जो सैलरीज है, आप सैलरीज मिलती हैं जो आपको उस पर टैक्स ऑलरेडी विदहेल्ड करता है एम्प्लॉयर। कौन करता है? जो भी बंदा एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, एम्प्लॉयर, उसने टैक्स डिडक्ट करना है। कब करना है? एट द टाइम ऑफ सैलरी पेमेंट, जब एक्चुअली पे की है। इस तरह डिविडेंड इनकम, एवरी पर्सन पेइंग डिविडेंड, जो भी कंपनी या जो डिविडेंड्स डिक्लेयर करती हैं, पे करती हैं, तो विद होल्डिंग टैक्स काट के ही डिविडेंड पे करती हैं। इस तरह सेक्शन 152 नॉन रेजिडेंट्स या उनकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स, उनको जब भी रेजिडेंट पर्सन या नॉन रेजिडेंट जब भी पेमेंट करेगा तो उसमें से विद होल्डिंग करके उसने पे करना है। आपको थोड़े से आपको सेक्शंस गो थ्रू करा देता हूँ लॉ में है क्या। उससे पहले आपको एक टैक्स कार्ड का एक ओवरव्यू देता हूँ। बेसिक टैक्स कार्ड है क्या? ये FBR का आपके सामने विद होल्डिंग टैक्स कार्ड है। ये 30 जून 2020 तक का अपडेटेड है। इसमें आप देख सकते हैं ये 148 सेक्शन 148 से स्टार्ट होता है और ये गोइंग फॉरवर्ड 236Y तक जाता है। इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस आपको नजर आएंगे। अब जो बात हो रही है कि सेक्शन सर्टन आपकी क्यूरीज आ रही थी, ये मिनिमम मैक्सिमम उसके हवाले से, आपने सेक्शन बिल फर्ज, ये सेक्शन ऑफ 1, आपने प्रॉफिट ऑन डेट जो आपका टैक्स कटा है, किसने काटा है? हु विल डिडक्ट? बैंकिंग कंपनी, बैंक ने आपका टैक्स काटा है और उसने जमा करवाना है, तो वो उसकी नेचर क्या होगी? तो टैक्स कार्ड में लिखा है कि ये मिनिमम टैक्स है। जब आप जब आप PSAD बनाएंगे तो आप वहां पे मिनिमम टैक्स की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं जहाँ पे एक काफी हद तक आपको सपोर्ट मिल जाती है इन डिसाइडिंग के ये जो आपने विथहोल्डिंग की है इसकी नेचर क्या, फाइनल है, ये मिनिमम है, एडजस्टेबल है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। जब आप आगे गोइंग फॉरवर्ड PSAD बनाना का एक मैकेनिज्म बताऊंगा तो वहां पे दिखाऊंगा ये ऑप्शन कहाँ पे आती है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि मेन जो आपकी नॉर्मली जो विथहोल्डिंग्स हैं, आप ये सामने आपके जो स्क्रीन पे आ रहा है ये सेक्शन 149 सैलरीज के ऊपर जो टैक्स कार्ड है ये वो है कि सैलरीज की ये स्लैब्स हैं जिसके ऊपर विथहोल्डिंग है। 6 लाख तक अगर आपकी सालाना सैलरी है तो उस पर कोई विथहोल्डिंग टैक्स नहीं है। 6 लाख से 12 लाख के तक अगर आपकी इनकम है तो 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, मतलब अगर आपकी 7 लाख सैलरी इनकम है साल की, तो 6 लाख से ऊपर यानी कि 1 लाख जो है उसके ऊपर 5% आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इस तरह ये सामने जो आपके रेट्स हैं मेनली ये उसी टैक्स कार्ड से लिए गए। ये कॉमन रेट्स हैं जो कि डे टू डे बिजनेस में आप यूज करते हैं। तो फॉर सेल ऑफ गुड्स कंपनी है तो 4%, अगर तो वो अदर देन कंपनी AOP है, इंडिविजुअल है तो 4.5% उस पर विथहोल्डिंग होगी, सब्जेक्ट टू के उस वेंडर का नाम, उस पार्टी का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है। अगर उसका नाम नहीं आ रहा तो उसके लिए वो रेट 100% बढ़ जाएगा। कंपनी के लिए इनएक्टिव अगर वो है तो उसका 8% रेट हो जाएगा, अदर देन कंपनी उसका रेट 4.5% हो जाएगा अगर उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है। लाइकवाइज सेक्शन 153(1) भी जिसका अभी हाफिज सुलेमान जिक्र कर रहे थे, ये सर्विसेज से डील करता है। तो इसमें नॉर्मल रेट 8% है फॉर कंपनी, इंडिविजुअल 10%, मगर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि सर्टेन सर्विसेज के लिए रेट 3% किया गया, जो यहाँ पे मेंशन है कि इनके लिए रेट 3% है। और नॉर्मली एक सेक्शन है जो सेक्शन 236Y आप सब जो भी अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू अपनी ACCA की मेंबरशिप पे करते हैं उन पे इसकी विथहोल्डिंग होती है 236Y की, क्योंकि ये है टैक्स कलेक्टेड ऑन ग्रॉस अमाउंट रिमिटेड अब्रॉड थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड। आप जब फी पे करते हैं तो आपको जो स्टेटमेंट आती है तो उसके ऊपर ये विथहोल्डिंग आपको 1% या 2% डिपेंडिंग अपॉन योर टैक्स स्टेटस ये हुई होती है। So before moving forward to generate चालान, let's see कि आपके कुछ questions को आंसर करता हूँ।
So Muhammad Azim, who is deducting withholding tax on whom behalf? Basically, payer of the services. जो payer of the services है वो recipient of the income, जिसको income होनी है उसके behalf पे tax उसकी income से tax withhold करता है on behalf of the government और उसने गवर्नमेंट को सबमिट करवा देता है। अबू बकर इंटरनेट पे 8% हो गया, 3% होगी हुई है। आई एम नॉट मेंबर एनी, हाउ कैन आई? अच्छा, पेमेंट ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स इज विद इन 7 days प्लीज। विथहोल्डिंग टैक्स राजा बशीर साहब इसमें है कि 7 days, मतलब जो इस वीक में आपने पेमेंट की है उसके खत्म होने के बाद 7 दिन के अंदर आपने पेमेंट करनी है। If a person is active but high, 149 to be collected taxable salary on taxable salary। अदील शफी साहब इसमें 149 की जो आप जब डिटेल में जाएंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे उसमें सर्टेन एग्जाम्पशंस हैं, तो वो आप अदर देन दैट फिर आपको उस पर टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल सैलरी कंप्यूट करनी होगी, फिर आप उस पर विथहोल्डिंग करते हैं। व्हाट इज राजा बशीर, व्हाट इज एडीसी पेमेंट मोड मैकेनिज्म? जी राजा बशीर तो आगे एक इन डिटेल आपको अभी पीएसडी बनाते हुए इसका मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करते हैं। एडीसी का अल्टरनेट डायरेक्ट चैनल जो भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है आफ्टर फाइनेंस एक्ट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्टेप्स फॉर जनरेट चालान। जिस तरह पहले आपको जिक्र किया कि आपने विथहोल्डिंग की तो अब आपने जमा करवाना है टैक्स। तो टैक्स कैसे जमा करवाना है गवर्नमेंट को? तो आपने e.fbr.gov पे लॉग इन करना है। वहां पर ई पेमेंट के टैब में पीएसडी क्रिएट करनी है। क्रिएट पेमेंट में जाके इनकम टैक्स की आपने ईयर सेलेक्ट करना है, रेलिवेंट पेमेंट का नेचर सेलेक्ट करेंगे, उसका मंथ सेलेक्ट करेंगे और आप उसकी अमाउंट और उसके बाद जाके उसमें फर्दर उसकी पर्टिकुलर्स को कंफर्म करके आप उसको कर देंगे पे। इसका भी एक डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाते हैं। ये है एक इनकम टैक्स पीएसडी का एक टेम्पलेट। तो बिफोर दैट मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से आपने एक्सेस करना है। ये देखें e.fbr.gov.pk पे आप जाएंगे। आप अगर टैक्स पे रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, मगर अभी हम यहाँ पर एक एज अ गेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप ई पेमेंट में जाएंगे, इनकम टैक्स के टैब में जाएंगे, सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट करेंगे। अभी ये 2021 का ईयर स्टार्ट हो चुका हुआ है आफ्टर जून 30, अब 2021 आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना लाइक एनटीएन देंगे। उसके बाद उनके आप एज अ गेस्ट बना रहे हैं अगर, तो आपने लॉगिन किया होगा तो आपको ऑलरेडी ये फील्ड आ रही होगी, आपके यहाँ पे टैक्स डिटेल्स आ रही होंगी, आपका नाम, आपका एनटीएन नंबर आ रहा होगा। आपको टैक्स पेमेंट सिलेक्ट करनी है, वो एडजस्टेबल फाइनल है, मिनिमम है, जो आपको टैक्स कार्ड में से मिल जाएगी ये वाली इंफॉर्मेशन। और उसके बाद जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो नीचे जो डिटेल ओपन होगी उसके अंदर आप देख लेंगे कि ये वाली, जैसे ही आप वो टाइप और मंथ सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो नीचे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, किस सेक्शन में आपने विथहोल्डिंग की है। आप एनटीएन डालेंगे जिस पार्टी का आपने विथहोल्ड किया है। जैसे आप एनटीएन या सीएनआईसी नंबर कोई सी भी एक चीज डालेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसका स्टेटस, ये खुद ही ऑटो फिल हो जाएंगी। आपने जस्ट टैक्सेबल अमाउंट डालनी, यहाँ पे टैक्स रेट वो लगाना है, तो ये आगे इसमें ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। आपने इसके बाद ऐड का बटन दबाना है। ऐड का बटन दबाएंगे तो जो अमाउंट यहाँ पे थी वो नीचे ऐड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद की पेमेंट मोड एडीसी, और ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, ये आपने अमाउंट डालनी है और पीएसडी क्रिएट कर लेनी है। अब एडीसी, अब थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ एडीसी का कि एडीसी में क्या है कि आपने ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आती है एडीसी की। पहले होता था कि आप नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टैक्स जमा करवाते थे, मगर फाइनेंस एक्ट 2020 के बाद से ये एक रिक्वायरमेंट आ गई है एफबीआर की कि आपने ई पेमेंट जो है एडीसी मोड में जमा करानी। मतलब आप कैश के थ्रू जमा करा सकते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, एटीएम सर्विस के थ्रू जमा करा सकते हैं। क्योंकि जब ये आप पीएसडी क्रिएट कर लेंगे तो एक नंबर आ जाएगा,
तो वो नंबर आप जब ऑनलाइन बैंकिंग में जाएंगे तो वहां पे भी जा सकते हैं, एटीएम कार्ड के थ्रू जब पेमेंट कर लेंगे तब भी आप एटीएम मशीन के थ्रू एक्सेस करके वो PSID नंबर डालेंगे तो डिटेल आ जाएंगी। या अगर आप नेशनल बैंक या स्टेट बैंक में अगर आप क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो वो नहीं होगी, आपका जिस बैंक में अकाउंट है आप वहीं पे पेमेंट कर सकते हैं। अब आपने पहली अपनी आपने एक, जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि आपकी 3 ऑब्लिगेशन थी कि आपने पहले टैक्स विद होल्ड करना है, आपने टैक्स का जमा कराना है, टैक्स जमा कराने के लिए आपने PSID जनरेट की और टैक्स जमा करवा दिया। अब आपने विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी, जो तीसरी ड्यूटी थी। तीसरी ड्यूटी का आपने टैक्स फाइल करना है। अब टैक्स फाइल करने के लिए आपको आपने विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा करवानी है। विद होल्डिंग स्टेटमेंट पे अभी हम डिस्कशन करेंगे, उससे पहले आपके थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद राफे अभी हम विद होल्डिंग टैक्स की बात करें। विद होल्डिंग टैक्स फाइल करते हुए जब जिस पार्टी का आपने डालना है के अगेंस्ट आपने डिपॉजिट करवाना है तो आप NTN जैसे ही यहाँ पे डालेंगे तो सिस्टम उसकी डिटेल उठा लेगा। इनकम टैक्स की जो बात कर, अगर आप ओवरऑल बात करें लायबिलिटी की, तो वो एक इनकम टैक्स का सेशन है, उसमें आपको डिस्कस करेंगे। राजा मुबशिर, ADC में चेक किसके नेम पर बनेगा? ADC में चेक जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक के नाम बनेगा। बिफोर फाइनेंस एक्ट ये होता था कि आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नाम चेक बनाते थे, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, मगर अब वो रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। अब जो ADC के तहत जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक के नाम, आपका बैंक अल्फला में अकाउंट है, आप बैंक अल्फला के नाम चेक ड्रॉ करेंगे और ये PSID एक बना के आप जमा करा देंगे। अब आती है जिस तरह तीसरी ड्यूटी की बात कि आपने जो विद होल्डिंग एजेंट है उसने फाइल करनी है विद होल्डिंग स्टेटमेंट। अब विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है वो एक मैनुअल एंट्री के तहत भी फाइल कर सकता है और एक विद होल्डिंग स्टेटमेंट। ये जो नीचे आपको एक एक्सेल का स्नैपशॉट नजर आ रहा है, ये विद होल्डिंग स्टेटमेंट का है। ये सबसे इजी वे है विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करने का। आपको ये स्टेटमेंट कहाँ से मिलेगी और ये कैसे कहाँ पे फाइल होगी? ये होती है IRS पे। ये आपके सामने irs.fbr.gov.pk, आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, जो आपकी टैक्स डिटेल हैं आप यहाँ पे लॉगिन करके आप जाएंगे तो आपका फर्दर ऑप्शंस आपको गोइंग फॉरवर्ड में ब्रीफ करता हूँ। मगर जो ये एक्सेल की शीट है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे IRS के होम पेज पे आप हेल्प में जाएंगे, हेल्प में जाके ये विद होल्डिंग स्टेटमेंट टेम्पलेट आप ये यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आपने जब ये स्टेटमेंट डाउनलोड कर ली तो आपने सबसे पहले जो फील्ड है आप वो कहता है विद होल्डिंग एजेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आप अपना NTN नंबर देंगे। ये जो स्टैटिक हुई इंफॉर्मेशन, ऑफिस रेफरेंस यहाँ पे आप मंथ लिखेंगे। नॉर्मली जैसे आपको बताया क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल होती है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है और आपकी आसानी भी रहेगी कि आप हर मंथ की सेपरेट स्टेटमेंट बनाएं कि जहाँ पे जैसे कि आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर इस क्वार्टर की फाइल करनी है तो जुलाई की अलग स्टेटमेंट बनाएंगे, अगस्त की सेपरेट, सितंबर की सेपरेट, 3 फाइल्स आप बना लेंगे। इसके बाद आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर में आप NTN या CNAC आप दोनों में से कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं विदाउट डैश। डैश आप यहाँ पे डालेंगे। आप आइडेंटिफिकेशन नंबर जरूरी नहीं है डालना, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। आप नेम लिखेंगे जो विद होल्डिंग पार्टी है, फिर ट्रांजैक्शन डेट आप डालेंगे और उसके बाद आप कोड जो है ये हर ट्रांजैक्शन का जो भी आपने विद होल्डिंग की है इसी एक्सेल फाइल में एक अलग स्प्रेडशीट है जिसमें ये कोड्स मेंशन है, आपको वहां से कॉपी पेस्ट करने हैं। यहाँ पे आपको आगे इसकी डिटेल भी दिखाते हैं, आपने कितनी ग्रॉस अमाउंट थी और आगे एग्जाम्पशन कोड। अगर तो ये इस अमाउंट पे आपने विद होल्डिंग नहीं की, लाइक उसको पार्टी को बेनिफिशियरी को एग्जाम्पशन थी, तो आप एग्जाम्पशन कोड डाल लेंगे। एग्जाम्पशन कोड हर सर्विसेज का मेंशन है
इसी एक्सेल शीट में एक स्प्रेडशीट है, वहां पर आप टैक्स कलेक्टेबल डिडक्टेबल जो आपने टैक्स काटा वो यहाँ पे लिख देंगे और आप इसके बाद ये वैलिडेट का बटन दबाएंगे तो ये जो रेड हुई हुई है शीट ये यहाँ नॉट वैलिडेटेड की जगह वैलिडेटेड लिखा आ जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगी, इसका मतलब कि ये आप फाइल कर सकते हैं। So before going into filing of income tax withholding statement, ये आपको बता दूंगा। अब हम जो ये आपने स्टेटमेंट बनाई है एक्सेल की शीट, ये अब आपने फाइल कैसे करनी है आईआरएस पे जाके। सो बिफोर दैट आपको क्वेश्चन है तो आप उसके बाद फिर एक विदहोल्डिंग स्टेटमेंट किस तरह फाइल करते हैं आईआरएस पे, वो आपको प्रोसेस पूरा बताते हैं। जी राजू मुबशिर साहब, जो ट्रांजेक्शन डेट है वो होनी चाहिए जो आपने जिस डेट पे पार्टी को पेमेंट की है। नहीं इसका वोचर से नहीं लिंक, जो चेक की डेट है या आपसे बैंक अगर आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं तो वो जो आपके बैंक स्टेटमेंट में डेबिट लगा है वो डेट होगी। सो अभी हम देखते हैं कि विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल कैसे करनी है। सबसे पहले आप आईआरएस पे जब लॉगिन करेंगे तो वहां पर उसके बाद ये सर्टेन स्टेप्स हैं जो कि अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आगे कैसे कैसे आपने एक्सेस करना है। सो ये एक शॉर्ट वीडियो है, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। आप सबको क्लियर है ये स्क्रीन पे वीडियो स्क्रीन? अच्छा, सबसे पहले आपने irs.fbr.gov.pk पे जाना है। वहां पे जो जैसा कि आपको ये पहले स्क्रीन में लेके गया था कि ये वाली स्क्रीन, ये वाला वेब एड्रेस है, यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेंगे। आपने जैसे गए आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, जो भी आपको एफबीआर से रिसीव हुआ, आपने अपना पासवर्ड डाला और उसके बाद लॉगिन के बटन को आप प्रेस करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। टॉप पे विद होल्डिंग एडवांस टैक्स के ऑप्शन में जाएंगे और सेक्शन 165 जो 165 लिखा है इसका मतलब सेक्शन 165 स्टेटमेंट ऑफ विद होल्डिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो सामने ये टैब में पीरियड सेलेक्ट करेंगे आप। पीरियड जिस ईयर की आप फाइल कर रहे हैं, लाइक अभी आप 2021 स्टार्ट हो गया तो आप 2021 लिखेंगे तो आपके सामने जो अभी ओपन हुई है, लाइक पिछला एक वर्जन की वीडियो बनी हुई है तो आपने सिलेक्ट करना होगा 1 जुलाई से 30 सितंबर 20 का टैब। उसके बाद आप यहाँ पे आगे एक मैनुअल एंटर कर सकते हैं, लाइक आपने ये एक्शन में जाके प्लस का निशान दबाएंगे तो ये एक आपके पास विंडो ओपन होगी। वहां पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर लाइक एनटीएन या सीएनएससी नंबर लिख सकते हैं पार्टी का, तो नीचे डिटेल्स आ जाएंगी उसकी। उसके बाद आप जब ये सर्च का बटन दबाएंगे तो वो पार्टी की इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लेगा। उसके बाद आपने वहां पे ट्रांजैक्शन डेट जो आपकी पेमेंट डेट है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे आप कोड डालेंगे अपना टैक्सेबल अमाउंट। अगर तो उसकी एग्जाम्पशन है तो आप एग्जाम्पशन डाल सकते हैं। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से एग्जाम्पशन कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पशन कोड कहाँ से आएंगे आपको आगे जाके मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने टैक्स कलेक्टेड जितना आपने टैक्स काटा है वो आप यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देंगे और आप ओके। आप जैसे जो है आप लिखेंगे तो ओके करेंगे तो आपकी अमाउंट यहाँ पे एंटर हो जाएगी, क्योंकि ये आपने मैनुअल किया है। उसके बाद जो है आप मैनुअल उसको ओके करने के बाद इस शीट को आप वैलिडेट करेंगे। आप जिस तरह कंप्यूटेशन के टैब में गए, आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट का टैब दबाएंगे तो सिस्टम इसको कैलकुलेट कर लेगा कि ये कितनी, ये टोटल अमाउंट और ये इसका जो टैब है यहाँ पर अमाउंट से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा तरीका है कि आप एक्सेल की फाइल को अपलोड करें।
जो अभी हम एक्सेल की फाइल का जिक्र कर रहे थे उसको आप अपलोड करें कि आपने एक्सेल की फाइल जो है आप अगेन गए .fpr पे, आपने जो एक्सेल की फाइल है आप एक्सेल का टेम्पलेट जो ये वो वेब एड्रेस है जहाँ से आप एक्सेल की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके सामने फाइल आ गई एक्सेल की जो भी हम जिक्र कर रहे थे। आपने सबसे पहले एनटीएन नंबर लिखा विदाउट डैशेस, एनटीएन और सीएनएसी नंबर, उसके आगे आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक ऑप्शनल होता है। इसके आगे आप नेम लिखेंगे जो आप टैक्स पेयर का है, उसके आगे आप ट्रांजैक्शन डेट मेंशन करेंगे जिस डेट पे आपने ट्रांजैक्शन की है, और फिर ये एंटर रेलिवेंट कोड। आप जो रेलिवेंट कोड है इसी स्प्रेडशीट के अंदर आपको ये एक कोड्स आपको वहां से मिल जाएंगे कि आपने जिस सेक्शन में विथहोल्डिंग की उसके आगे कोड लिखा होगा, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। आपने अमाउंट लिखी, कितनी ग्रॉस अमाउंट थी, अगर तो उसमें एग्जाम्पशन है तो एग्जाम्पशन भी आप वहां से एग्जाम्पशन भी उसी दूसरी स्प्रेडशीट से आप कॉपी कर सकते हैं। एग्जाम्पशन कोड्स आप यहाँ पे मेंशन करते हैं अगर तो उसको एग्जाम्पशन है, अगर तो एग्जाम्पशन है तो फिर इस केस में आपने डेफिनेट टैक्स नहीं, वो आप जो है टैक्स नहीं काटा तो आप वो फील्ड ब्लैंक छोड़ देंगे। ये ऊपर आपने अपनी इस जैसे आप वैलिडेट दबाएंगे देखिएगा वो वैलिडेशन स्टेटस उसका ग्रीन हो गया, वैलिड आ गया। अब आप विथहोल्डिंग के टैब में जाके चूज फाइल में आप ये फाइल सिलेक्ट करेंगे। चूज फाइल में जाके आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, ये विथहोल्डिंग स्टेटमेंट की फाइल आ गया और इसको इंपोर्ट का बटन प्रेस कर देंगे। आप इसके बाद वैलिडेट का प्रेस करेंगे तो ये अगर तो इसको कोई डिफरेंसेस होंगे तो ये वो शो कर देगा। आप कैलकुलेट कर लें। जब आप इसको कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आप नीचे जितनी भी ट्रांजैक्शन शो हुई हैं आप देख सकते हैं। अगर आप मैनुअली डिलीट करना चाहें उसको मैनुअली डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इसमें अमेंडमेंट चाहें वो ये जो पेन का निशान बना है मतलब आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं उसको मैनुअली। आपको पूरी फाइल दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको मैनुअली एडिट कर सकते हैं इसको। इसके बाद आप जो है पेमेंट जो है इस टैब में जाएंगे। जब आपने अपनी फाइल अपलोड कर ली है, पेमेंट के टैब में जाके आप प्लस का साइन एंड में बना होगा, प्लस आइकॉन को आप सिलेक्ट करेंगे। प्लस आइकॉन में बेसिकली जैसे ही आप ये इसको मैग्नीफायर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे सीपीआर शो हो जाएंगे। जितने भी आपके सीपीआर हैं उस पीरियड के आप वो आपको इंडिविजुअली एक एक करके सिलेक्ट करने होंगे। लाइक आप क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल होती है तो आपने 3 महीने में जितनी भी विथहोल्डिंग की होंगी उनके टैक्स चालान आपको नजर आ रहे होंगे, तो वो आपने उसके अलावा भी आपको टैक्स चालान नजर आ सकते हैं। लाइक उनके जैसे आपको बताया कि 30 जो पहला क्वार्टर है जो 30 सितंबर को खत्म हो रहा है उसकी स्टेटमेंट 20 अक्टूबर तक फाइल होनी है। तो अगर तो आपने 20 अक्टूबर तक वो टैक्स चालान बनाए तो वो भी आपको शो हो रहे होंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे ख्याल रखना होगा कि आपने कहीं गलती से वो वाला सिलेक्ट ना कर लें क्योंकि आपको सारे टैक्स चालान वहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो आपने वहाँ से जो आपने विथहोल्डिंग की है और जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अपनी विथहोल्डिंग स्टेटमेंट की एक्सेल फाइल में की आप वो सारी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने जैसे ही अपने ये सिलेक्ट सर्च करके अपने सिलेक्ट कर लिए तो आप उसके बाद विथहोल्डिंग स्टेटमेंट समरी के टैब में जाएंगे। विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट की समरी में आप देखेंगे कि आपके पास एक टोटल रिकॉर्ड्स की कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, टोटल टैक्सेबल ग्रॉस अमाउंट इसके नीचे आ रही है, टोटल टैक्स कैलकुलेटेड कि वो आपने जब विथहोल्डिंग टैक्स की आप जब टैब में थे वहां पे आपने जब कैलकुलेट का बटन दबाया था तो सिस्टम ने भी टैक्स कैलकुलेट किया था, ये वो है। और टोटल टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड जो आपने पेमेंट में टैब में सीपीआर सेलेक्ट किए हैं ये उनका टोटल आ रहा है। तो नॉर्मली जो आपने विथहोल्डिंग की है जो और जो आपने सीपीआर सेलेक्ट किए हैं वो दोनों सेम अमाउंट के हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे टोटल टैली हो रहा है, मतलब कि जो आप बिल्कुल सेफ है अपनी ये स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई अरिथमेटिकल एरर नहीं है। उसके बाद जाके आप वेरिफिकेशन के टाइम में जाएंगे।
वेरिफिकेशन में जाके आप अपना जहाँ पे अपना नाम, नॉर्मली ये फील्ड आपको खुद फिल करनी होगी, आपको अपना नाम लिखना होगा, अपना CNAC, मतलब कि आप कॉर्पोरेट एंटिटी हैं मगर एज ए एम्प्लॉय अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आपको अपना नाम, अपना CNAC देना है। कोई भी एम्प्लॉय दे सकता है, इसमें मैंडेटरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी रिटर्न फाइल कर रहा है वो दे सकता है। और नीचे वेरिफिकेशन पिन ये भी आपको FBR से इशू होता है, ये 4 डिजिट का होता है वेरिफिकेशन पिन, ये आप एंटर करेंगे और आप वेरीफाई कर देंगे। अब ये स्टेटमेंट आपकी वेरीफाइड हो चुकी है, अब आप इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये आपकी स्टेटमेंट सबमिट हो जाएगी, तो उसके बाद आप इसको प्रिंट करके आप इसको आर्काइव कर सकते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस था विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्शन का, उसको डिपॉजिट बनाने का और उसकी फाइलिंग का। सो अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज यू कैन आस्क। सो मुर्तज़ा हुसैनी, इसमें डबलिंग एरर होते हैं। मुर्तज़ा साहब, आप डबलिंग एरर की बात कर रहे हैं, किस हवाले से कर रहे हैं? आप थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे अपनी क्यूरी को कि लाइक विद होल्डिंग एक्सेल की फाइल के अंदर आप डबलिंग कर दें अमाउंट की, या किसी और? अगर तो आप उसको रेफर कर रहे हैं तो वहां पर अगर आप डबल लिख भी देंगे तो CPR सेलेक्ट करने के बाद आपका डिफरेंस आ जाएगा कि आपने जो अमाउंट कैलकुलेट करवाई है और जो आपने पे किया उसमें डिफरेंस होगा, तो आपको अगेन अपना चेक करना पड़ेगा। तो आप डेफिनेटली वहां पर डिफरेंस होगा तो आपको डेफिनेट ट्रिगर हो जाएगा कि कहीं एरर है। नॉर्मली टैक्स डिडक्टेड कॉलम इज लेफ्ट ब्लैंक। यस बिल्कुल राजू बशीर साहब, जैसे बिल्कुल जब आप वो पेमेंट्स में जाके CPR सेलेक्ट करते हैं तब वो ऑटोफिल हो जाता है। मारिया इकबाल, इफ दिस CPR एंड टोटल टैक्स कैलकुलेट इज नॉट इक्वल देन व्हाट टू डू? बेसिकली आपको रीजन देखते हैं कि आपने अरिथमेटिकल एरर तो नहीं किया। आपने जब एक्सेल की फाइल बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मली एक्सेल पे जो आप एंट्रीज कर रहे होते हैं वो उसके बैकग्राउंड पे CPR ही होते हैं। आप CPR से ही डाटा लेते हैं कि ये जो आपने विदहोल्डिंग की थी किस पार्टी अगेंस्ट कितनी अमाउंट थी, वहां पे हो सकता है आपने एरर किया हो, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। Raja Bashir, if the vendor was not filer at payment date but at filing date he become filer and IRS is not showing him non-filer, then what to do? Adjust gross amount or leave the difference between, but at filing date he become filer. Guys, देखें राजा साहब, ये सिस्टम की एक लिमिटेशन है कि आपको पता है जब IRS ने एट द डेट ऑफ फाइलिंग स्टेट विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइलिंग अगर किसी वेंडर को अगर वो शो कर रहा है इनएक्टिव, तो आप एट दैट पर्टिकुलर टाइम कुछ नहीं कर सकते। ये मैटर नहीं करता कि वो पहले एक्टिव था या नहीं, क्योंकि IRS की लिमिटेशन है, वहां पे एक उसकी अपडेशन थोड़ी लेट होती है नॉर्मली एक ATL लिस्ट के बाद। अब वहां पे अब जो आपने लिखा है कि उसकी एडजस्ट कर दे ग्रॉस अमाउंट, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉर्मली प्रैक्टिस यही होती है ग्रॉस अमाउंट करते हैं, मगर ये अनएथिकल डेफिनेटली चीज है कि आपने फिगर्स को कैमोफ्लेज कर मोहम्मद मोहसिन, नॉट अ यूजर फ्रेंडली पोर्टल स्पेशली विद रिगार्ड टू द फाइलिंग। बिल्कुल सही कह रहे, नॉर्मली है तो बेसिक हमारे इसमें काफी मोहसिन साहब ग्लिचेस काफी आते हैं। मोमीन अख्तर, स्टेटस इज अपडेटेड एनुअली नॉर्मली इन केस ऑफ इनकम टैक्स। मोमीन साहब ये वीकली अपडेट होते हैं। और ऊपर देख लें, जी जी फाइल स्टेटस उस तरह अपडेट हो जाते हैं। ऊपर था, अच्छा मोमिन साहब का ऊपर एक सवाल था कि ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हम पे कर सकते हैं। बिल्कुल पे कर सकते हैं टैक्स।
So अब Raja Bashir vendor or non-filer. In a later case, your data will miss manual strand and anomaly for appear may use for non-recursive weekly status update. अच्छा देखें राजा बशीर साहब अगेन आपको वही बात बताई कि जो ये तो नॉर्मल मार्केट की प्रैक्टिस है ना कि जब आपका एक आईआरएस एक डेफिनेटली स्टेटस शो कर रहा है इनएक्टिव तो डेफिनेटली अगर तो आप करेक्शन के लिए जाएंगे तो आपकी स्टेटमेंट लेट हो जाएगी। तो किया यही जा रहा नॉर्मली टैक्स पेज यही कर लेते हैं कि उसकी ग्रॉस अमाउंट एडजस्ट कर लेते हैं, मगर वो अनएथिकल है। आपको लॉ फॉलो करना चाहिए, आपको एफबीआर को अप्रोच करना चाहिए और वहाँ पे उसकी करेक्शन करनी चाहिए। और आपको नॉर्मली आप जब पेमेंट करते हैं, देखें जब आप पेमेंट करते हैं आप एटीएल में आप उसका वेरिफिकेशन करते हैं, जो आप वेरिफिकेशन करते हैं उसका आपको प्रिंट आउट लेके रखना होता है ताकि जब आईआरएस उसको शो कर रहा हो तो आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करें कमिश्नर के पास विद एविडेंस कि ये इस डेट को मैंने निकाला हुआ है प्रिंट आउट, जब मैंने पेमेंट की है तब एक्टिव है, तो अभी इनएक्टिव शो कर रहा है। तो वो अकॉर्डिंगली आपका केस उसके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको फाइल करना चाहिए। मगर आपने जो लिखा है वो भी सही लिखा है, ऐसे ही है कि ग्रॉस अमाउंट को एडजस्ट कर लिया जाता है ताकि स्टेटमेंट लेट ना हो, उनके स्टेटमेंट लेट हो जाए तो कमिश्नर के पास तो आप जाएंगे फॉर करेक्शन, मगर साथ आपको लेट फाइलिंग की पेनल्टी फाइल हो जाती है। अबू बकर साहब देखिए लॉ नहीं है कोई वीकली स्टेटस अपडेट का, एक प्रैक्टिस है एफबीआर की जो बिल्कुल आप कह रहे चेंज हो गई। Mohammed Mohsin, there are so many codes in Excel file. How can we choose the relevant code in single head of account? Too many codes. एक्सेल फाइल में ना आपने सिर्फ 4.5% की विथहोल्डिंग की है, तो आप देखेंगे 4.5 के आगे एक कोड लिखा होगा, आपको वो सिलेक्ट करना है। आपने देखना है कि कितनी आपने विथहोल्डिंग की है, उस रेट के आगे जो कोड होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। ऑल दो बहुत ज्यादा कोड है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके चलें गोइंग फॉरवर्ड। देखें ये आपके लिए दो वार्निंग्स भी हैं कि आपने कोड ऑफ एथिक्स को हमेशा फॉलो करना है एज अ प्रोफेशनल, एज अ के कोई आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपने इसलिए कोड ऑफ एथिक्स के स्टिक रहना है, आपने टैक्स एवेजन में इन्वॉल्व नहीं होना। इसीलिए राजा बशीर साहब मैं कह रहा था कि ग्रॉस अमाउंट को एडजस्ट नहीं करना, आपने कमिश्नर के पास जाना है, आपने एविडेंस शो करना है कि जिस दिन मैंने पेमेंट किया उस दिन वो एक्टिव था। और आपने अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो कि अच्छी चीज है, तो मगर आपको इससे रजिस्टर प्रैक्टिशनर में अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहिए। So guys, if you have any questions further you can ask. Meanwhile आपको ये भी बताता चलूँ, आपका गालबन आगे अनमॉडरेटेड सेशन आ रहा है, तो उसके लिए हाफिज सुलेमान आपसे असाइनमेंट भी शेयर करेंगे। ज्यादा नॉर्मली जो असाइनमेंट होगी उसी से पर्टेन करेगी जो सेशन ऑलरेडी हो चुके हुए, उसमें आपसे ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन ही हम रिक्वायर करेंगे। बेसिक एक कंप्यूटेशंस, बेसिक एक नॉलेज टेस्ट आपकी करेंगे। आप मोहसिन साहब आप कमिश्नर की बात कर रहे हैं, तो आप आईआरएस के थ्रू आपको एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। वो आईआरएस पे आपको स्टेट डिफरेंट ऑप्शन होती है, उसके थ्रू आप कमिश्नर को अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, आपको पर्सनल विजिट की जरूरत नहीं होती। So guys, so I am handing over to you to हाफिज सुलेमान, जो आपको असाइनमेंट के हवाले में थोड़ा ब्रीफ कर देंगे। एंड आपके कोई फर्दर क्वेश्चन हो यू कैन आल्सो आस्क। सो थैंक यू गाइस, ओवर टू हाफिज साहब।
Okay, guys, can you hear me clearly? Thank you, Sikandar. मैं विद होल्डिंग टैक्स को बहुत हॉट टॉपिक इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये आपकी डेली बेसिस से जो है ना वो रिलेट करता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू बिकॉज व्हेन यू आर एक्टिंग एज अकाउंटेंट और किसी का कंसल्टेंट भी अगर आप बनते हैं तो विद होल्डिंग टैक्स की कंप्लायंस बहुत ही जरूरी है, ना सिर्फ उस कंपनी के लिए बल्कि विद होल्डिंग टैक्स के थ्रू अब सबसे ज्यादा टैक्स पे किया जा रहा है पाकिस्तान में। सो अनएथिकल वे से दूर रहें, और क्योंकि हम बाइंड हैं कोड ऑफ एथिक्स के साथ, और इसके साथ साथ टैक्स एविजन से हमें बचना है बिकॉज अल्टीमेटली कोड ऑफ एथिक्स के साथ बाइंड होने की वजह से और ACCA के रूल बुक में अगर हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए गए और उसकी रिपोर्ट हो जाती है तो हमारी मेंबरशिप तक कैंसिल की जा सकती है। सो एज यू आर इन 6-digit प्रोग्राम एडिशन 2, आपके लिए ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में एग्जिस्टेंस के लिए लोकल लॉज की जो आपके पास नॉलेज है और उसकी स्किल्स जो हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो बहुत जरूरी है। सिकंदर आपको मतलब डायरेक्टली किसी का चालान बनाते हुए या वो दिखाते हुए नजर नहीं आएगा बिकॉज कॉन्फिडेंशियल जो है, कॉन्फिडेंशियलिटी उसको ब्रीच नहीं किया गया और उसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी किसी भी कंपनी का कोई डाटा यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया। सो कीप इन माइंड कि आप प्रोफेशनल हैं और आपको प्रोफेशनली बिहेव करना है, और जो असाइनमेंट होगी उसको मैं ऐसे सिकंदर नहीं दूंगा, वो सरप्राइज होगा, और ऐसे ही प्लान किया गया है कि उसी टाइम दी जाएगी, ठीक है। सो all of you guys have to change yourself in all aspects, not in the sense of knowledge but in the sense of personality as well, क्योंकि जो आपकी पर्सनालिटी है आपको पता होगा कि फर्स्ट लुक्स मैटर्स अ लॉट, तो आपको अपनी पर्सनालिटी में भी चेंजिंग करनी है, और मतलब अपनी हर एस्पेक्ट को आपने देखना है कि कहाँ पे वीकनेस है आपकी, उसको ठीक करें। एम्प्लॉयज जो होते हैं ना वो काफी सेंसिटिव होते हैं बिकॉज दे आर हैंडिंग ओवर टू यू ऑल द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आपको अपने अकाउंट्स दे रहे हैं, आपको मतलब आपके जो सजेशंस हैं उनके ऊपर उनके फाइनेंशियल डिसीजंस बनते हैं, फाइनेंशियली हिट होते हैं वो, तो आपको अपने आप को एक ऐसा ब्रांड बनाना है। ब्रांड में इस वजह से कह रहा हूँ बिकॉज वी ऑल आर हु आर बिकम ACCA और डूइंग ACCA, तो जो ACCA बन चुके हैं और ACCA मेंबर हैं वो तो ब्रांड ऑलरेडी हैं, और जो इसमें है उनको अपने आप को ब्रांड बनाना है, और वो ब्रांड ऐसे है कि कई बिलियंस की मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन में से आप सिलेक्ट होते हैं कि आप ACCA बनते हैं, तो इसको किसी भी किस्म का मतलब अपने लिए ये नहीं समझना चाहिए कि पाकिस्तान में इसका स्कोप नहीं है, ICAP हमें जो है वो हम किसी से कम हैं, या मतलब लोकल लॉज में किसी किस्म की हमारी नॉलेज स्किल्स किसी किस्म की कम नहीं रहनी चाहिए, और बेसिकली जो भी आपकी अंदर डेवलपमेंट है वो आपने खुद से करनी है, किसी और ने बाहर से आगे नहीं करवानी, आपको कोई फीड नहीं कर सकता। और प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो नॉलेज से काफी डिफरेंट है, और जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच में जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि नॉलेज बेस्ड तो था ही, प्रैक्टिकली मुझे किसी और तरह से करना है। सो लेट्स हैव 2 questions. Will you be present the unmoderated session as well? No, Varda, we are not presenting the unmoderated session. वो वैसे ही चलेंगे जैसे आपके लास्ट वीक्स में चलें। एंड द थिंग इज कि मॉडरेट सेशन के अंदर हम सिर्फ अपनी एक असाइनमेंट आपको देंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन जो हमारे इनकम टैक्स के ऊपर बात हुई थी और जो हमारी विद होल्डिंग टैक्स पे बात हुई उससे रिलेटेड है। और आई सजेस्ट यू ऑल के सबको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, बीकम टैक्स फाइलर, नॉन फाइलर्स नहीं रहना। प्लीज गाइस मेक सम हेल्प टू ग्रो आवर इकोनॉमी, बिकॉज डॉक्यूमेंटेड सेक्शन जो है वो आपको काफी फायदे देगा इन फ्यूचर, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी इनकम को डिक्लेयर करें, और जो
मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे उसको पूरा करें। Zain Saeed, is there any demo for Iris Web Portal? Iris Web Portal के ऊपर डेमो आपको डिफरेंट जो लिंक्स हैं उनके ऊपर मिल जाएंगे। जैसे सिकंदर गाइड कर सकते हैं आपको कि इस आपको कहाँ से लिंक्स मिल सकते हैं, वो आपसे शेयर कर दिए जाएंगे ग्रुप में। आइरिस किसी का भी खोलना कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से नहीं ओपन किया, बिकॉज वी आर बाउंड फॉर टू कोड ऑफ एथिक्स। We are student right now then. देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि विद whoever is CNIC होल्डिंग, जिसके पास अपना CNIC है उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, अनलेस और अनटिल उसके लिए कुछ एग्जम्पशंस हैं, जैसे आपकी एज फैक्टर को काउंट कंसीडर किया जाता है और विडो के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अब कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन इसके ऊपर भी है कि जी लॉ तो डिफाइन करता है कि अगर मेरे पास 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी है या सर्टेन जो है प्लॉट है इस साइज से बड़ा प्लॉट है तो फिर उसमें मुझे रजिस्टर होना है। वो बेसिकली कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करता है FBR खुद से और उसको NTN नंबर अलॉट कर दिया जाता है, दैट इज सेपरेट थिंग। अदरवाइज जैसे कि यूके में भी है कि जो भी पर्सन वहां पे है उसको अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर रखना है, तो इसी तरह हमारे पास CNIC नंबर है जो कि कंसीडर किया जाता है। जिसके पास भी CNIC उसने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, एंड यू हैव टू डिक्लेयर योर ऑल लाइक एसेट्स एंड इनकम्स। थैंक यू गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन एंड हमें रोज शीशे के सामने और अपने आप से कहना है कि वी आर चैंपियंस। थैंक यू गाइस।